वागर्थावेशं प्रत्योवागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। समादरणीय सचिव महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मणवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के आलोक में घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज मैं शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को षष्ठ प्रश्न पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चंपू रामायण के विषय में आलोकित करने जा रहा हूँ। चंपू रामायण किसे कहते हैं, क्या है? चंपू रामायण के विषय में काव्य शास्त्रों में लिखा है, गद्य पद्यमयी वाणी चंपूरित्य विधीयते। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते, ऐसा काव्यादर्श में आया है। साहित्य दर्पणकार भी कहते हैं कि गद्य पद्यमयी वाणी चंपूरित्य विधीयते। इसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण हो, उसे ही चंपू काव्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य के कुछ कृतियाँ ऐसी भी हैं जिसमें बड़े विषय का प्रतिपादन पद्यमयी भाषा में और उसके अधिक प्रभाव उत्पादक एवं आकर्षक बनाने के लिए गद्य पद्यमयी भाषा का प्रयोग संयुक्त रूप से किया गया है। गद्य रूप में वर्णित किसी बात को पद्य रूप में संक्षिप्त कर दिया गया है। ऐसा गद्य पद्य मिश्रित काव्यों को काव्य शास्त्रियों ने चंपू काव्य का रूप बताया है। चंपू काव्य कहा है, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य भी धीयते। अब यह है, इन चंपू काव्यों में संस्कृत के ग्रंथकारों ने मौलिक एवं वाद्य संगीत का समन्वय और द्राक्षा एवं मधु का सम्मिश्रण बताया है। ये चंपू काव्य क्या है? द्राक्षा और मधु का सम्मिश्रण है। इसे मधु टपकती है, सरसता के उत्पादक हैं, सरसता के आगार हैं। चंपू काव्यों की निर्माण परंपरा का अनुवर्तन प्रथम शताब्दी ईसा की पहले ही हो चुका था। गद्य पद्यमयी भाषा के उदाहरण प्राचीनतम ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे बौद्ध जातकों में इस प्रकार की भाषा का प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता है। बौद्ध साहित्य जातक के जो कथाएं हैं, जातक मालाएं हैं, उन जातक मालाओं तथा हरिश्वर की प्रशस्ति में भी गद्य पद्य मिश्रित काव्यों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गुप्त काल के जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में चंपू काव्यों की रचना का उल्लेख लगभग चतुर्थ शताब्दी के आसपास होना विदित होता है, लिखा पाया जाता है। लेकिन काव्य शास्त्र में वर्णित चंपू काव्य के संपूर्ण लक्षणों से युक्त ग्रंथों का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में ही उपलब्ध हो पाया है, ऐसा ऐतिह्यविदों का मानना है। 10वीं शताब्दी के लगभग जैन मुनियों हरिश्चंद्र और सोमदेव ने क्रमशः जीवनधर चंपू तथा जशस्थ चंपू नामक पुस्तकों की रचना की। हरिश्चंद्र का उक्त ग्रंथ 9वीं शताब्दी में लिखे गए गुरुभद्र के उत्तर पुराण पर आधारित है। उस पर धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य का प्रभाव परिलक्षित होता है, किंतु यह ग्रंथ हरिश्चंद्र नामक किसी दूसरे ही कवि का है जो महाकाव्यकार हरिश्चंद्र जी से भिन्न है।
ऐसा नाथुराम प्रेमी नामक एक जैन साहित्य और इतिहास से कार ने इसको बताया है। सोमदेव राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय के आश्रित थे। इसके अतिरिक्त भोजराज जो 11वीं शताब्दी में हुए हैं, भोजराज का कार्यकाल 11वीं शताब्दी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी साहित्य ग्रंथ थे, जो भी इतिहास ग्रंथ थे, लगभग यवन काल में या वैदेशिक आक्रमणकारियों द्वारा सब विलुप्त कर दिए गए। इसलिए हमारा कोई वास्तविक इतिहास नहीं मिलता। लेकिन प्राप्त जो दिग्मात्र उदाहरण है, उससे यह प्रतीत होता है कि हमारे देश की बोलचाल की भाषा बुद्ध भोज समय तक, भोज काल तक संस्कृत ही रही है। संस्कृत के में ही बोलचाल हुआ करता था। जितने भी हमारे नाटक हैं, साहित्य हैं, गद्य हैं, पद्य हैं, सब में केवल संस्कृत का ही बोलबाला है। एक बार की कथा है, भोज प्रबंध से ही, राजा भोज का ही एक प्रबंध है, भोज प्रबंध। उसमें आया है कि राजा कहीं जा रहा था, शिविका में डोली पर राजा कहीं जा रहा था और 4 कहार, 2 आगे 2 पीछे उस डोली को, शिविका को ढो रहे थे। तो जब भार लेकर कहार ढोते हैं तो आज भी परंपरा है कि वो हूँ हूँ की आवाज़ करते हुए चलते हैं। राजा ने पूछा कहारों से कि कथम भारम बाधती। तो जो डोली के शिविका के ढोने वाले कहार थे, उसमें से एक ने कहा कि तथा न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। बाध शब्दवाक आत्मनेपदी में होता, बाधते बाधेते बाधन्ते, बाध से बाधेते बाधिद्वे, बाध्ये बध्यावहे बध्यामहे। और राजा ने बाधत शब्द लिख दिया, बोल दिया। तो कहारों ने कहा कि हे राजन, आपका भार मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना कि बाधत शब्द आपके मुख से निकला हुआ कष्ट दे रहा है। सोचिए कि संस्कृत कितनी पल्लवित पुष्पित जमाने में। एक और उदाहरण मिलता है। राजा भोज ने पुणे नगर में एक हलवा भेजा कि जाकर देखो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके परिवार में संस्कृत नहीं बोली जाती हो। उसके नौकर चाकर, जिसके सिपाही पूरे राज्य का भ्रमण कर दिए, खोज लिए, कहीं भी किसी के भी बजाय बगैर सब जगह संस्कृत में ही बोलचाल की भाषा मिली। एक जगह उन लोगों ने देखा कि 2 जुलाहे हैं जो कपड़ा का रुई धुन कर सूता काट करके कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो सिपाहियों ने सोचा कि ये तो जुलाहा है, सब मुसलमान हैं, ये तो संस्कृत बोलते नहीं होंगे। उनको पकड़ लाया। जुलाहों से राजा ने पूछा कि कथम संस्कृतम न जानासि तुम। तो जुलाहा ने कहा कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, जत्नात् करोमि सुष्ठुतरम करोमि। हे मौलिपाली मनरंजित पाद पीठ, कवयामि बयामि जामि। जुलाहा ने कहा कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। हे राजन, काव्य तो हम कर लेते हैं संस्कृत में, लेकिन चारुतरम नहीं करूँगी, बहुत सुंदर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा धंधा है, मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो चाकरी है वो जुड़ा है कि ये कपड़ा बुनने की है। तो मैं फिर भी मैं संस्कृत बोल लेता हूँ, संस्कृत में काव्य लिख लेता हूँ। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, मैं सुंदर नहीं करता हूँ। प्रयत्न करूँ, यदि प्रयत्न करूँ, जुलाहा की वृत्ति छोड़कर इस वृत्ति में रहूँ, तो चारुतरम करूँ, मैं सुंदर निकलूँगा। हे राजाओं के मुकुट से संघर्षित मणिमय पीठों वाले राजा भोज, अब बोलिए कि मैं कविता करूं, बुनाई करूं या जाऊं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे राज्य का रहने वाला एक जुलाहा भी इतना सुंदर संस्कृत बोल लेता है। उसने कहा कि नहीं, आप लोग जाइए अपनी वृत्ति में अपना काम कीजिए, ठीक है।
तो ये स्पष्ट देखिए 11वीं शताब्दी जो राजा भोज का काल है, उस समय तक इस देश की बोलचाल की भाषा संस्कृत रही हो। बाद में राजा भोज के बाद से पाली प्राकृत अपभ्रंश 11वीं शताब्दी में यहाँ घर किया, जिसका पहला काव्य लिखा गया। इसके लेखक हुए जागनिक ने लिखा आलखंड, और इसके बाद से ब्रज भाषा हुई। अन्य भाषाओं का धीरे धीरे जीवनों का आक्रमण हुआ, जीवन अपने संस्कृत साहित्य को समाप्त करने लगी और अन्य छोटी छोटी भाषाएं जो है घर करने लगी। खैर मेरा इसमें भाषा का विश्लेषण करने का कोई समय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा प्रकाश आप पर डाला। अब है चंपू के रचयिता गद्य पदवी काचित चंपू रीति विधि के आधार पर 11वीं शताब्दी तक जो है इस संस्कृति में कई भी चंपू लिखे जाने लगे थे। उसके पहले चंपू का कोई बहुत विस्तृत इतिहास नहीं मिलता है। चंपू रामायण के रचयिता कवि इस चमत्कार से प्रभावित के प्रमाण हैं कि जो स्वयं संवेद रस स्पेशल वाणी में संवेद रस स्पेशल वाणी में जिन्होंने इसकी रचना की है, तो चंपू के रसोत्पादक अंगीकार करते हैं। लिखा है जीवनधर चंपू में कि गद्यावली पद्य परंपरा च प्रत्येकमप्यावहति प्रमोदम हर्ष प्रकर्षम तनुते मिलित्वा द्राग बाल्यतारूढ़वती कन्या। द्राग बाल्यतारूढ़वती कन्या अर्थात जो रामायण चंपू के रचयिता भोजराज गद्य संबंधित चंपू के पद सूक्ति को वाद्य से युक्त गायन के समान अधिक हृदयावर्जक मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि गद्यानुबंध रस मिश्रित पद्य सूक्ति हृदय ही वाद्य कलिया कलदेव गीति। चंपू रामायण के लेखक राजा भोज ही हैं। वे मानते हैं, राजा भोज का यह मानना है कि रामायण चंपू के रचयिता राजा भोज का यह मानना है कि गद्य संबंधित पद सूक्तियों को वाद्य से युक्त गायन के समान अत्यधिक हृदयावर्जक मानते हैं और चंपू को विश्व गुणादर्श चंपू की प्रणेता वेंकटाध्वरी जो 17वीं शताब्दी में है, मधुद्रक्षा के संयोग के तुल्य मधुमय तत्व गुणादर्श के रचयिता अर्याचार्य जो 17वीं शताब्दी में है, पद्मरागमणि के समान गुंफित मुक्तामाला के सदृश आकर्षक विषय मानते हैं। और कुमार संभव चंपू के जो लेखक हैं सरभोजी द्वितीय जो 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जिनका वो समय है, वे सुधा तथा मध्य के संयोग के समान हृदयावर्जक उसको मानते हैं। गोपाल चंपू के प्रणेता जो है ये जीवराज जो 16वीं शताब्दी में है, वो चंपू काव्य के बिहार को जल विहार के समान आनंदप्रद तथा बाल भागवत चंपू के कर्ता पद्मराज गद्य पदमिश्रित चंपू को कोमल किशलय कलित तुलसी माला के सदृश मनमोहक स्वीकार करते हैं। ये चंपू काव्य पर तत्त कवियों का अलग अलग अपना विश्लेषण है। गद्य तथा पद के द्वारा वर्णनीय विषयों का यथार्थतः विभाजन नहीं किया जा सकता, यह कथन सामान्यतः तथ्यपूर्ण है, परंतु सूक्ष्मेक्षिकया विचार करने पर दोनों के वर्णीय विषयों का पृथक्करण किया जा सकता है। मानव हृदय की रागात्मिका वृत्ति के प्रबोधक भाव छंद के माध्यम द्वारा काव्य सुचारुता की से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो बाह्य वस्तुओं के चित्रण में गद्य का माध्यम अपनी विशिष्ट समर्थता दिखलाता है। फलतः गद्य पद्य के मिश्रण का रूप का एकत्र विन्यास अवश्यमेव रुचि तथा हृदयावर्जक होता है। इस काव्य में संदेह के लिए
रंच मात्र भी स्थान नहीं है। अब गद्य पद्य के इस मौलिक मनोवैज्ञानिक वैशिष्ट्य की ओर कविजनों का आकलन विशेष उत्साहवर्धक नहीं रहा। वे बाह्य वस्तुओं के स्मरण को पद्य द्वारा तथा गाढ़ भावों के चित्रों को गद्य द्वारा प्रस्तुत करने में कभी प्रमुख नहीं होते। कभी तो वे गद्य द्वारा वर्णित तथ्य को पद्य द्वारा पुनरावृत्त करते हैं तथा कभी गद्य पद्य द्वारा केवल आख्यान की घटनाओं का वर्णन करते हैं। निष्कर्ष यह है कि चंपू काव्य में गद्य तथा पद्य के संयोग प्रयोग के लिए कोई निर्णय नहीं है। कविजनों का जिधर रुझान हुआ उधर ही वे चल पड़ते हैं। यही नैसर्गिक चमत्कार की ओर उनका ध्यान और समय आकृष्ट हुआ है, ये मानना नितांत उचित है। अब चंपू काव्य का आरंभ कब से हुआ इसको देखते हैं। चंपू काव्य कब से लिखा जाने लगा। चंपू काव्य का गद्य काव्य का ही प्रकारांतर से उपबृंहण है, सहायक है। इसीलिए उनके उदय का काल गद्य काव्य के सुवर्ण युग की पश्चातवर्ती है। यदि गद्य काल से बाद ही इसकी रचनाएं होना शुरू हुई हैं। 10वीं शताब्दी के प्राचीन किसी चंपू की अभी तक उपलब्धि नहीं हुई है। जो हमने पूर्व में कहा है वह जैन मुनि का एक संरचना है जो पूर्ण रूपेण चंपू काव्य की उपधान को धारित नहीं करता है, किंतु गद्य पद्य की विशिष्ट शैली का प्रयोग नितांत प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। कृष्ण यजुर्वेद के से संबंधित तैत्तिरीय वैत्रायणी तथा काठक संहिताओं में गद्य पद्यात्मक इस शैली का दर्शन होता है। अथर्व संहिता में भी जत्र चत्र यह शैली वर्तमान है। फलतः हम कह सकते हैं कि मिश्र शैली उतनी ही प्राचीन है जितनी की काव्य की गद्य अथवा पद्य शैली। संहिता के उत्तरकालीन साहित्य में इसकी उपलब्धि होना स्वाभाविक है। अब जो है श्रीमद् भागवत कथा पंचम स्कंद विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश गद्य पद्य का प्रयोग प्राचीन आख्यानों तथा राजवृत्तों के वर्णन से उपन्यस्त है, परिपूर्ण है। बौद्ध साहित्य का जातक तथा अवधान साहित्य इसी शैली में निबद्ध है। जैन साहित्य में इसका सर्वप्रथम दर्शन हमको देखने को मिलता है। हरिभद्र सूरी जो 700 से 770 ईस्वी तक इनका समय है, उस समराई चक्कहा नामक गद्य पद्य अग्रदूत गद्य पद्य यह मिश्रित प्राकृतिक रचना में इन्होंने चंपू लिखा है। धातव्य की मिश्र शैली के संपन्न से ये रचनाएं चंपू काव्य की अग्रदूत नहीं है। चमत्कारपूर्ण शब्दावली, सुंदर कल्पना, समस्त पदों का प्राचुर्य, विशेषणों की बहुलता, श्लोकों में अलंकारों का विन्यास, ये मुख्यतया चंपू काव्य के वैशिष्ट्य हैं माने गए हैं। ये चंपू काव्य की विशेषता है। अब देखिए चंपू काव्य में क्षत्रप रुद्रामन का गिरनार शिलालेख है। क्षत्रप है एक रुद्रामन है, उनका एक गिरनार शिलालेख है जो लगभग 150 ईस्वी के आसपास में लिखा गया है यह शिलालेख। और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसका समय 4वीं शताब्दी है, अलंकारिक गद्य पद्य की मिश्रित शैली में भी निबद्ध होने के हेतु चंपू काव्य के अग्रदूत माने जा सकते हैं ये शिलालेख। ऐतिहासिक दृष्टि हम यह कह सकते हैं कि 10वीं शताब्दी के पूर्व तक चंपू काव्य अपने साहित्यिक रूप में साहित्य के धरातल पर अवतीर्ण नहीं हो सका था और केवल उत्कृष्ट शिलालेखों की प्रशस्तियों तक ही यह सीमित था। देखिए 10वीं शताब्दी के आरंभ में चंपू काव्य पाषाण की गोद से निकलकर साहित्य के चिकने धरातल पर आज चमका और अब से 18वीं शताब्दी तक
साहित्य की एक चमत्कारी विधा के रूप में ये समादृत होता रहा है। पहला आया नल चंपू। त्रिविक्रम भट्ट की रचना चंपू, नल चंपू, जिसमें दमयंती चंपू भी, इसको दमयंती चंपू इसे कहते हैं, चंपू साहित्य का आदि ग्रंथ माना जाता है। सांडिल्य गोत्री श्रीधर के पौत्र तथा नयसारी शिलालेख द्वारा प्रमाणित नेमादित्य के पुत्र त्रिविक्रम सरस्वती की कृपा से ऐसे चमत्कारी चंपू काव्य की रचना में समर्थ हुए। और नल चंपू के में राजा नल के आख्यान कथा का वर्णन है, जो महाभारत के नलोपाख्यान से वर्णित लिया गया है। इस तरह चंपू काव्य के विषय में आगे की कक्षाओं में भी इस पर हम प्रकाश डालेंगे।